जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के होंगे, मतलब अभी तक आपके जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और आपको तैयार कराए जाएंगे क्वेश्चंस को। बस आपसे एक निवेदन है कि मैं जिस प्रकार की क्वेश्चन को आपको कराऊँ वो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपका रागा सेक्शन होता है जो उसका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा आपको, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें रीजनिंग और जीके और मैथमेटिक्स रहता है आपका 10th लेवल वाला। वो वाला मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले से हमारे पास ये शायद मेरे ख्याल से 2018 का पेपर है, मैंने अभी देखा था जिसको, तो 2018 में आया था इस प्रकार का पेपर। तो देख सकते हो आप लोग, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूछा गया था राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग लगा दोगे और नहीं पता होगा तो गलत टिक कर दोगे या फिर टिक ही नहीं करोगे, तो मतलब आंसर तो चला जाएगा। आपको पता होगा तो लगा दोगे तो आंसर हो जाएगा इसका अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस टीम ने फीफा विश्व कप 2018 जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता है, तो ये कौन सी टीम ने जीता है? ये जीता है फ्रांस ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2018। और किसे हराकर जीता है ये भी आप लोग याद रखें कि क्रोएशिया को हराकर के जीता हुआ है इन्होंने। अब आप लोग ये बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि वर्ष 2022 में और वर्ष 2020 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ है और किसने जीता है इसको। क्योंकि ये आप लोग क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, करंट की दृष्टि से पूछा जाएगा, मतलब हाल ही में जो हुआ होगा उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि, या फिर अग्नाशय ग्रंथि, या फिर यकृत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यकृत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यहाँ पे आपके पहले तो जीके के 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं रागा सेक्शन में, और आपके मैथ के रहते हैं, और रीजनिंग के यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से ही रहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने अपनी परीक्षा में, तो इसका आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। देखिए अब लोकसभा भी होती है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, बोल रहे हैं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, किसके द्वारा किया गया था। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर थे ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसके जो मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है ना, नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। जो महाराज थे नरसिंहवर्मन प्रथम, उन्होंने करवाया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में आ गया था कोविड-19, क्योंकि उस वजह से ओलंपिक आपके टल गए थे, मतलब 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिए गए थे। तो ओलंपिक हुए थे अपने टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का। अब जीके में अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो 2018 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी अर्जेंटीना ने। अब आप लोग इस क्वेश्चन से पढ़ के आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है
वो आप लोग 2020 का देख लें, 2022 का देख लें और 2021 का कि किसने किसने मेज़बानी की है और कहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलो अब 2022 का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी हाल ही में हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी किसने की है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो अब हमारा आ चुका है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग के सेक्शन में यहाँ पे आपको कुछ सवाल मिलेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो उनका आंसर जो है आप लोग पहले खुद से टाइप करें, मतलब खुद से बनाएं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें चलो देखते हैं। पहला है लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक पहले ढूंढना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। तो 5 और 100, पहले 5 और 100 है। 5 और 100 में क्या लॉजिक है, देखिए 5 का जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। उसी प्रकार कॉमा लगा के उन्होंने 4 का 64 कर दिया। तो 4 से 64 किस प्रकार से होगा, 4 से 64 इस प्रकार से होगा क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब हम ये लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो 8 का यहाँ पे गुणा, 4 का यहाँ पे गुणा कर दिया, सॉरी 20 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 हो गया। यहाँ तक तो सही है। अब बोल रहे हैं 3 के बाद क्या आएगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 का क्यूब हुआ था। तो 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 27। चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए ये एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है आपका रीजनिंग में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। वो आप लोग ज़रूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसकी। ठीक है, क्योंकि वो आप लोग पहले देखो लोगे तो आपको आसानी होगी पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ने में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कूटबद्ध प्रणाली में GODREJ को क्या लिख रहे हैं, KFSEPH लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे और रेड को पूछा है कि रेड को क्या लिखेंगे। तो इसमें लॉजिक हमें ढूंढना पड़ता है, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है। लॉजिक हमने ढूंढ लिया तो सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए GODREJ, उसमें क्या लिखा है इन्होंने, K लिखा है, फिर F लिखा है, फिर S, फिर E और उसके बाद P और H। देखिए इसमें लॉजिक ये इस प्रकार से लगा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपनाया है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे पीछे से स्टार्ट किया है और उसमें प्लस बन कर दिया। मतलब J यहाँ पर था, उसमें प्लस बन करके K आ गया। मतलब J के बाद K, E के बाद F, R के बाद S, D के बाद E, O के बाद P और G के बाद H। तो उसी प्रकार से हम रेड में भी देखेंगे क्योंकि हमें रेड का निकालना है। तो रेड में हम जब चेक करेंगे तो रेड को भी चेक करते हैं, R, E और D। तो D यहाँ पे स्टार्ट होगा क्योंकि D से हमारा रिवर्स पैटर्न है। तो D से स्टार्ट होगा, D में प्लस वन करेंगे तो E, E में प्लस वन करेंगे तो F और R में प्लस वन करेंगे तो आएगा अपना S। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे आपका EFS ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ट्रक, कार और वाहन। तो देखिए ये यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो ये देखिए ट्रक होता है और कार होती है, दोनों वाहनों की कैटेगरी में आते हैं, मतलब दोनों वाहन ही तो हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक था नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। अब चलो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक श्रृंखला दी गई है, एक आपको सीरीज़ दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है यानी कि एक पद गायब है। आपको उस पद को बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है। तो सीरीज़ चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एयरफोर्स की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछ लेते कम से कम 2।
तो यहाँ पे आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो इसको अच्छे से लगाएं। तो यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं, 2, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है 5, फिर 10, फिर 50, फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद बोला है 25,000। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉजिक कुछ इस प्रकार से है। पहले और दूसरे का गुणा किया है इन्होंने पहले, तो लिख दिया 2 पंजे हो गया 10, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पर लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या किया है, सेकंड और थर्ड का गुणा किया जब 5 दम में 50, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिख दिया है। तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कैसे निकालेंगे, तो 10 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो 500 आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा सही है या गलत है। तो जब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 500 रखेंगे तो 500 को अगली स्टेप बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अगली स्टेप बनाने के लिए 500 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमने 500 का 50 से मल्टीप्लाई किया तो 25,000 आ गया। मतलब हमारा ऑप्शन हो गया सही, आंसर हो गया सही 500। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 500। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा मैं इसको कम जूम कर देता हूँ ऑप्शन दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिखा दिए। अब पहले थोड़ा इसको और जूम करके समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब सबसे पहले तो आप लोग इसमें लॉजिक देखें क्या लग रहा है। तो इसमें लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगा रहे हैं, जो बाहर वाली होती है उसको हटा देते हैं, उसके बाद अंदर वाला जो जैसे त्रिभुज है उसको बाहर कर दिया और एक नई आकृति उसके अंदर लगा दी। जैसे त्रिभुज अंदर था इसमें, तो उसको बाहर करके अगली स्टेप में जो अंदर एक नया स्क्वायर टाइप का बना दिया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये जो अपना अंदर वाला था पोर्शन, मतलब स्क्वायर अंदर वाला था, तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर अपना। उसके बाद इसमें एक नई आकृति लगा देंगे। ठीक है, तो नई आकृति देखते हैं कौन सी लगेगी। तो ये वाला देखिए ऑप्शन हो गया गलत। हम ऑप्शन के हिसाब से अब चेक करेंगे। तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। स्क्वायर हमें दिख रहा है केवल ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि देखिए स्क्वायर है और उसके अंदर इन्होंने नई आकृति बना दी है सर्कल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए विकल्पों में से शब्दों से संबंधित युग्म का चयन करें। तो गौरवान्वित का संबंध जिस प्रकार से लज्जित से है, तो उस प्रकार से किसका संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गौरवान्वित, गौरव फील करना, आप प्राउड फील करते हो, और लज्जित फील करना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट ही निकालना है। प्रसन्न और अभिमान, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। यात्रा और सफ़र, यहाँ पर भी कोई नहीं लग रहा है। और समंदर और आकर्षक, यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर जब पढ़ेंगे दयालु और निर्दयी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन में एक सीरीज़ दी गई है आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से। मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल रीजनिंग से लगभग आपके 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपके आसानी से फंस जाते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग को भी अच्छा करके जाएं अगर आप लोगों को बाई ग्रुप फाइट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली आकृति थी ये, इन्होंने इसको घुमा दिया है क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अब बिंदी जो हमारी थी एक पॉइंट इधर खिसक गई है, मतलब यहाँ पर आ गई है। तो फिर अगले वाले स्टेप में यहाँ पर आ गई है। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पर बिंदी थी यहाँ पर, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, मतलब ऊपर वाले सरफेस में पहुँच जाएगी, और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले सरफेस में यहाँ पर भी नहीं है। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देखिए ऊपर वाले सरफेस में यहाँ पर भी नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे और यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर वाले में पहुँच जाएगी, लेकिन होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ही तो घूम रही है और इसमें घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये भी गलत हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग से ही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं समझाने के लिए। तो इसको जैसे हमने देखा गौर से, तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप था ये
उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया है, एक लाइन इधर बढ़ा दी है और एक लाइन नीचे बढ़ा दी है, ठीक है। और अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, फिर से एक लाइन इधर बढ़ा दी है और फिर से एक लाइन इधर बढ़ा दी है। और उसके बाद स्टेप में इन्होंने क्या किया है, अब कुछ बचा तो है नहीं है, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये कर दिया, ये वाली पूरी कर दी लाइन और ये वाली पूरी कर दी है। तो मतलब अब इसके बाद जो स्टेप बनेगा तो क्या बनेगा, ये वाली लाइन अपनी पूरी हो जाएगी नीचे तक और ये वाली लाइन अपनी ऊपर तक हो जाएगी। मतलब आपकी चार ऐसी रहेगा कुछ इस प्रकार से और 4 लाइनें आपकी ये बन जाएंगी, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में है भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शन पे ध्यान दिया तो ये वाला देखिए क्या कर दिया इन्होंने, पता ही नहीं है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि समझना भी है हमें। अगले क्वेश्चन में देखिए, श्रृंखला में समान आकृति का चयन करें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहली स्टेप जब देखेंगे और दूसरी स्टेप देखेंगे तो पहले हम गिनेंगे बिंदियों को। तो कितनी बिंदी हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 बिंदी हैं, ठीक है। कितनी बिंदी हैं, 6 बिंदी हैं। और इसमें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब बिंदी की संख्या रह रही है समान। अब कर ये रहे हैं इसमें कि इसमें एक थी, 2 हो गई हैं, इसकी एक बिंदी को यहाँ पे ले आए हैं ये, ठीक है। मतलब इसकी एक जो बिंदी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो उसी प्रकार से हम इसमें देखो यहाँ पे देखिए एक थी, फर्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो एक बिंदी थी, ऊपर 2 बिंदी हो गई, फिर 3 हो गई, अब यहाँ पे हो जाएंगी 4। तो यहाँ पे 4 बिंदी हो जाएंगी ऊपर वाले में, छोटे वाले गोले में, छोटे वाले सर्कल में 4 बिंदी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर अब हम देखेंगे ऑप्शन को मिला करके। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ये है 4 बिंदी वाला, एक ये है और एक ये है। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है। तो हमारे पास टोटल बिंदी कितनी थी, अभी हमने जोड़ा, हमारे पास टोटल थी 6। तो इससे ही हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है। अब हम इसको देखेंगे पहले वाले को। तो इसमें देखिए बिंदियों की संख्या गिनेंगे तो इसमें 7 है, तो ये वाला गलत हो गया, 7 कहाँ से हो गई, ये वाला तो था ही नहीं, मतलब था ही नहीं, ये भाई गलत हो गया। और ये वाला जब देखेंगे तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 संख्या कर दी इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया। मतलब हमारा यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए 4 ऊपर वाले छोटे वाले में है प्लस नीचे वाले में 2 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 ही थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो थोड़ा इसको यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में और आप लोग 10 से 15 सेकंड ही देना उसको, और उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको पहले तो छोड़ देना बाद के लिए, मतलब बाद में आप लोग उसको कर सको उस प्रकार से उसको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि ये अगर इसमें ही आप लोग दिमाग लगाते रहोगे, क्योंकि इस बार इसमें कई बार क्या होता है कि लॉजिक आसान हो जाता है कई बार, और कई बार लॉजिक हो जाता है बहुत कठिन जो आप लोग लगा नहीं पाते हो। तो इसमें देखेंगे हम लॉजिक क्या लग रहे हैं। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए चौथी वाली सबसे बड़ी है संख्या, चौथी वाली सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर इनसे हम कैसे बना सकते हैं बड़ी संख्या। देखिए हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को, पहली, दूसरी और तीसरी को अगर ऐड भी करेंगे, जैसे हमने पहली, दूसरी और तीसरी को ऐड किया हमने, तो क्या होगा ऐड करके, तो 6 और 8 हो जाएंगे, 14 और 4 18, मतलब चौथी संख्या तो बनी नहीं हमारी। अब हम क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे। तो गुणा हो जाएगा हमारा 6 48, और 48 चौके तो ज़्यादा हो जाएंगे बहुत, तो फिर समस्या हो गई। तो इसमें देखेंगे क्या लगाएं, क्या लॉजिक लगाएं। तो अब हम देखेंगे पहली और दूसरी का गुणा करके। तो पहली दूसरी का हमने किया गुणा, तो आ गया हमारे पास 48। उसके बाद हमने उसमें जोड़ दिया 4, तो उस जैसे ही हमने 4 जोड़ा तो हमारा बन गया लॉजिक काम बन गया हमारा 52 आ गया, और ये 52 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर हमारा लॉजिक सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए हम ये वाले ऑप्शन पर ट्राई करेंगे रख करके, ठीक है।
तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6 से और उसके बाद उसमें जोड़ेंगे 7। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 78 प्लस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टोटल 85। ठीक है, 85 हो गया जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें यही लॉजिक लग गया है। तो इस लॉजिक को हम अपने इसमें अप्लाई करेंगे। तो 9 का देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, x मान ली हमने। उसके बाद बोल रहे हैं जैसे हमने मल्टीप्लाई किया उसमें क्या जोड़ेंगे 5, उसमें हमने जोड़ दिया 5। उसके बाद देखिए 113 लेकर आना है हमें, तो 113 लेकर आना है। अब यहाँ पर प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 108, क्योंकि 113 में से 5 जाएगा तो 108 बचेगा। इधर 9x था ही, तो अब ये कट जाएंगे, कितने बचेंगे, तो x का मान आ जाएगा 12। तो x का मान कितना आ गया 12, और x हमने किसे माना था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x माना था, जिसका आंसर आ गया है 12। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी आकृति क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहली इमेज थी और उसमें इस प्रकार से तीर लगा था। उसके बाद इन्होंने दूसरी जो इमेज बना दी उसमें इस प्रकार से तीर लगा दिया है। तो पहली और दूसरी से हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर इन्होंने मिरर इमेज बना दी है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो हमारी लेफ़्ट में चीज़ होती है वो राइट में हो जाती है, और राइट में चीज़ होती है वो लेफ़्ट में हो जाती है। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो इसमें जब हम बनाएंगे तो ये त्रिभुज तो ऐसे ही रहेंगे दोनों, ठीक है, त्रिभुज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, इसमें एल टाइप सा बन रहा है, एल इस प्रकार से एल बन रहा है ना, तो वो इस प्रकार से बनेगा वो एल, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है, एल इस प्रकार से है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे हम सभी ऑप्शन लगभग हमारे गलत हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उल्टा बना दिया, इसको भी उल्टा बना दिया, इसको भी उल्टा बना दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और हेल्पफुल लग रही होगी। अब देखते हैं रमेश, ये चैप्टर देखिए, ये चैप्टर है दिशा और दूरी। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो चित्र बना करके और दूसरा बिना चित्र बना करके। अगर आप लोग चित्र बनाते हो तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और आप लोग बिना चित्र के बनाते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो इसको हम बनाएंगे बिना चित्र के। तो बिना चित्र के बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा नॉर्थ, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर उसके बाद साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, दक्षिण में 15 मीटर चला। तो दक्षिण में 15 मीटर चल रहे हैं, तो दक्षिण हमारा कहाँ है, साउथ है, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे हम। उसके बाद बोल रहे हैं बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब दक्षिण का बाएं किधर होता है, तो दक्षिण का बाएं होता है अपना ईस्ट, और ईस्ट में कितना चला यानी कि पूर्व, और पूर्व में कितना चला है 20 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। उसके बाद बोल रहे हैं पुनः बाएं मुड़कर वह 15 मीटर चला। अब ईस्ट का बाएं कौन सा होता है, ईस्ट का बाएं होता है हमारा उत्तर, और उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नॉर्थ में 15 मीटर चल रहे हैं और वह अपने घर चला गया। अब बोल रहे हैं कितनी दूर और दिशा में स्थित है, मतलब अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। तो ऐसा जब हम बना लिया हमने, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे, सॉरी। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, ईस्ट को ईस्ट में से घटाएं, ईस्ट को वेस्ट में से घटाएंगे, या फिर वेस्ट को ईस्ट में से घटाएंगे, और नॉर्थ को साउथ में से घटाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ यहाँ पे 15-15 हैं, दोनों कट गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, और यहाँ पर दूरी हो जाएगी 20, यानी कि वह अपने घर से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, और किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व की दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मीटर पूर्व। ठीक है,
आशा है आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब चलो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मैं पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ समझाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। तो इसमें देखिए हमारे से बोला क्या जा रहा है, पहले में यहाँ पे एक आकृति दी हुई है इस प्रकार से, और उसमें यहाँ पे ब्लैंक बॉल है। उसके बाद बॉल आ गई है, डार्क हो गई है, और एक आकृति इधर बढ़ा दी है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे कर दी है और एक आकृति बढ़ा दी है, और ब्लैंक बॉल हो गई है। मतलब बॉल का क्रम जो चल रहा है वो अल्टरनेटिव चल रहा है ब्लैंक का। पहले ब्लैंक, फिर डार्क, फिर ब्लैंक, फिर डार्क। अब कौन सी आएगी? ब्लैंक आएगी। तो मतलब ब्लैंक बॉल आनी चाहिए हमारे पास। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक लाइन थी, एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी, फिर एक और बढ़ा दी। अब यहाँ पे ऐसे आ जाएगी और एक हो जाएगी अपनी ब्लैंक बॉल। ठीक है, तो इस आकृति को देखेंगे हम कौन से में ऑप्शन में मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आ चुका है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि नीचे लगा दी है। तो नीचे तो हमारे पास थी नहीं आकृति, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। और ये वाला गलत हो गया क्यों? क्योंकि ये बॉल इधर जा रही है और इन्होंने इधर बना दी है, तो ये भी गलत। और ये वाला नीचे बना दिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम अभी ऊपर बनाकर देख चुके हैं। ठीक है, अब चलो हम जहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ये एक सीरीज चैप्टर से है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सीरीज चैप्टर में से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाएं घर पे। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाएं इसकी अच्छे से। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो पहले इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको भाई बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, 1 का संबंध 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 27, फिर 16, फिर 64। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हम तब देखेंगे कि इसमें क्या किया। तो यहाँ पे पहले 1, फिर 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या लिखा है 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 16 और उसके बाद 64। और उसके बाद पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क कौन सी संख्या आएगी। तो जब हम इसको गौर से देखेंगे, इसमें लॉजिक कुछ इस प्रकार से है। पहले 1, एक कोई संख्या होती है 1 का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही रहता है, और वर्ग भी करते हैं तो वही रहता है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 1 का स्क्वायर है 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है कितना 9, और 4 का स्क्वायर है 16। मतलब अल्टरनेट चल रहे हैं, एक छोड़कर स्क्वायर। और यहाँ पे 16 64 के बाद क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद की भी संख्या पूछी जाती है आपसे, तो इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद 8 है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। और फिर अगली अगर संख्या पूछी जाती है इसके बाद तो 25 आएगा, और 25 के बाद की अगर संख्या पूछी जाती तो 5 का क्यूब होता। तो 5 का क्यूब कितना है, तो 5 का क्यूब है 125। तो यहाँ पर लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 25। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, 22 नंबर का। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री हैं, तो ए किस प्रकार से संबंधित है बी से। तो ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें एक आप लोग बनाएं चित्र कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं ए कहता है कि ए की माँ, सॉरी बी कहता है कि बी कह रहा है, और क्या कह रहा है, ए की माँ। ए की माँ को बना लेते हैं हम, यहाँ पे कोई भी हो ए की माँ। ठीक है, ए की माँ की एकमात्र पुत्री हैं। बी यह कहता है कि उसकी माँ यानी कि जो बी की माँ है, बी की माँ है वो ए की माँ की, ए की जो माँ है उनकी एकमात्र पुत्री हैं। तो उनकी एकमात्र पुत्री हैं, मतलब यहाँ पे एकमात्र पुत्री हैं, मतलब पुत्री तो एक ही है, उनका भाई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ए होगा इनका भाई,
उनकी मात और यहाँ पे बी हो जाएंगी। अब पूछ रहे हैं ए बी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी माता जी हैं, उनके भाई हैं, तो आपकी माता जी आप और उनके भाई क्या लगेंगे आपके, तो आपके लगेंगे मामा, और जो आपका मामा होगा वो आपसे क्या कहेगा, भांजा कहेगा। तो देखिए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए बी का क्या है, तो ए बी का मामा है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मामा वगैरह लिखते नहीं हैं रीजनिंग में, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट अंकल। तो अंकल आप लोग ये मैटरनल अंकल होते हैं, तो मैटरनल अंकल होते हैं, तो मैटरनल अंकल लिख सकते हो आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत हो गए, पिता, भाई या फिर पुत्र, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, मैथ से आ चुका है। अब हमारा आ चुका है मैथ का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी लंबा था लेकिन अच्छा था। तो मैथ के सेक्शन में देखेंगे हम, तो मैथ के सेक्शन में पूछा गया है क्वेश्चन 14, 26 और 18 का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम ही तो निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले 26, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहले तो 14 देखेंगे और फिर उसके बाद 18 देखेंगे। 18 बनती है 9 और 2 से मिल कर के, और 14 बनती है 7 और 2 से मिल कर के। ठीक है, 2 इसमें हैं 26 के अंदर, कैसे हैं 2 इसमें 26 के अंदर कैसे हैं, तो 2 यहाँ पे हैं 13 दूनी 26, 13 और 2। ठीक है, तो 2 26 के अंदर हैं, तो इसलिए हम जो कॉमन चीज़ होती है वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 नहीं है, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर जो अपना क्या नहीं है, यहाँ पर अपना यहाँ पे अपना 9 नहीं है, तो 9 का भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 26 गुणा 7 में हो गया 63, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बस एलसीएम आ गया। और एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है 1638। आप लोग गुणा करके चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनकी लासा है 180, तो उनका योग क्या होगा। आपको सम बताना है संख्याओं का। तो योग निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, तभी तो हम योग निकाल पाएंगे। तो संख्या निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिए 4 और 5 के अनुपात में है, तो 4x और 5x, तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 4 पंजे 20, 20x होगा। और वैसे एलसीएम कितना दे रहे हैं 180, तो दोनों हो गए बराबर। और इनको जब काट दिया हमने तो x का मान आ गया हमारे पास 9, x का मान 9 आ गया। x का मान जब 9 आ गया तो 4x यानी कि 4 निम्न 36, और 5x यानी कि 5x, तो 5 निम्न 45। तो अब इनका योग पूछा है, यहाँ पे पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा। तो 6 और 5 11, और यहाँ पर एक हासिल 4 4 8, मतलब 81 इनका योग है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 81। चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये फिर से एक सीरीज से आ गया भाई, सीरीज में अज्ञात संख्या को चुनकर आप लोग पूरा कीजिए। ये सीरीज चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3, 6 और 9, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो आप लोग, और यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पर जब हम इनका सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंस मेथड, इनका करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंस मेथड। और आपको वैसे ही दिख रहा होगा, इसमें हो रहा है गुणा, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, मतलब 3 चौके 12 यहाँ पर आएगा। तो 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 12 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जल्दी से इसका हम 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहे हैं 500 का 15% निकालिए। 500 का 15% निकालना बहुत ही आसान है। तो 500 का की जगह हम लिखेंगे गुणा का चिन्ह, गुणा का साइन, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इससे, तो 15 पंजे हो जाएगा 75। यहाँ पे आपका हो जाएगा 500 का 15% 75, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है 27 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहे हैं साइन 30 गुणा कोस 45 गुणा टेन 60 का मान आप लोग बताएं। तो साइन 30 का मान आपको पहले याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2, और इंटू टेन का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है अपने पास √3।
तो यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 बाई 2√2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि देखिए √3/2√2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए साइन -1110 का मान बताना है। तो साइन -1110 का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन है अपना और ये माइनस है तो बाहर ही ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1110। ठीक है, 1110 डिग्री। तो 1110 है हमारे पास। साइन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, 360। तो 360 से 1110 कैसे बनाएंगे, तो 360 से 1110 को इस प्रकार से बनाएंगे। तो 360 का अगर हम 3 से गुणा करें तो कितना बनेगा, 36 दूनी 72, और बनेगा अपने पास 3 6 18 0, और 1080 के समथिंग बनेगा। और इसमें अगर जोड़ दें हम 30 तो कितना आ जाएगा, मतलब 1110 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 360 × 3 करना पड़ेगा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा पहले तो 360 डिग्री × 3 और प्लस कर देंगे, कितना जोड़ेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया, ये करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जब 360 का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, तो और बचा क्या हमारे पास, 0 + 30 डिग्री, और साइन माइनस चल रहा है। 30 डिग्री का मान आप सभी को पता है क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 होता है, लेकिन माइनस चिन्ह चल रहा है तो माइनस यहाँ पे आप आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए माइनस नहीं लगाया है, और यहाँ पे साइन 45 का लिख दिया है, ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे जल्दी से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप बोल रहे हैं 12/48 का क्या प्रतिशत है, 12/48 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आया है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बड़े ही आसानी से बता दूंगा। तो 48 का कितना प्रतिशत है, 12। तो 48 का हम निकालेंगे 12 कितना परसेंट है, 48 का की जगह हम लगा देंगे गुणा, और पूछ रहे हैं क्या प्रतिशत है। तो क्या की जगह देखिए क्या प्रतिशत है, तो x मान लो, x प्रतिशत होगा। उसके बाद कितना है, 12। तो देखिए 12 को हम डिवाइड कर देंगे, 12 चौके 48। ठीक है, और यहाँ पे 4 से कट जाएगा 100, कितना हो जाएगा 25, और x का मान कितना आ जाएगा 25। तो मतलब 12/48 का कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक घड़ी 900 रुपये में ख़रीदी जाती है। ये लाभ और हानि से चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, और 1080 रुपये में बेची जाती है। मतलब लाभ प्रतिशत बताना है आपको। 900 रुपये में ख़रीदी, 1080 में बेची। मतलब कोई चीज़ आपको CP यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 900 रुपये दे रहे हैं, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर 1080 दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है यहाँ पर, जब आप कोई चीज़ 900 में ख़रीद रहे हो और 1080 में बेच रहे हो, तो लाभ ही तो होगा। आपको कितने का लाभ हुआ है, तो आपको हुआ है लाभ 180 का लाभ। और जब भी आपको लाभ या हानि होती है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य आएगा आपका बटे में, और इनटू आपका हो जाएगा 100। तो जहाँ पे ये 2 0 ये वाले कट जाएंगे, और 9 दूनी 18 और 0, मतलब आपका लाभ हो गया 20%। तो 20% लाभ के साथ क्वेश्चन हुआ सॉल्व, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी हुए पूरे, और प्रैक्टिस सेट भी हुआ पूरा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।